दोस्तों, ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गंगा साय मीना, भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं। आज हम दलित लेखन प्रश्न पत्र के तहत जूठन एक आलोचनात्मक अध्ययन मॉड्यूल पर बात करेंगे। दोस्तों, दलित साहित्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है जो पिछले 20 सालों में दिखाई पड़ी है। दलित साहित्य को समझना बेहद ज़रूरी है। दलित साहित्य के बारे में एक अच्छी समझदारी विकसित करना और हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में इसको समझना निहायत ज़रूरी है। अगर हम दलित साहित्य के इतिहास पर बात करें तो बहुत संक्षेप में हम समझेंगे कि हिंदी में दलित साहित्य पिछले 20-25 वर्षों से लगातार लिखा जा रहा है और ये साहित्य इससे पहले के साहित्य से इस मायने में भिन्न है कि पहली बार समाज के एक ऐसे तबके ने अपनी आवाज़ को उठाया है जो अब तक समाज में और साहित्य में हाशिए पर था, जिसको अपनी बात कहने का हक भी नहीं था या कहें कि उसको मनुष्यता का भी हक नहीं दिया गया। इसलिए दलित साहित्य ने एक विशेष पहचान बनाई और समाज के एक वर्ग विशेष में, पाठकों के एक वर्ग विशेष में इसके लिए ज़बरदस्त स्वागत का माहौल तैयार हुआ। इसी का परिणाम है कि आज विश्वविद्यालयों में दलित साहित्य पर बड़ी संख्या में रिसर्च हो रहे हैं। दलित साहित्य को बहुत रुचि से पढ़ा जा रहा है। प्रस्तुत मॉड्यूल को हम अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो 3-4 भागों में बांट करके इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। जैसे शिक्षा के लिए संघर्ष है, दलित चेतना के निर्माण की कहानी है, आंदोलन की भूमि महाराष्ट्र है और लेखक का आत्मसंघर्ष है। आप जानते हैं कि जिस तरह से दलित साहित्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में उभरता है, उसी तरह से दलित साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षरों में ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम शामिल है और दलित साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण विधा या लोकप्रिय विधा आत्मकथा है। इस मायने में जूठन पर परिचर्चा करना वास्तव में दलित साहित्य को समझने की एक प्रक्रिया है, दलित चेतना के निर्माण की प्रक्रिया को समझने की एक कोशिश है। जूठन 1997 में प्रकाशित हुई। कहने को उससे पहले भी एक आत्मकथा आ चुकी थी, अपने अपने पिंजरे। उसका पहला भाग आ चुका था, दूसरा भाग जूठन के बाद प्रकाशित हुआ। लेकिन अपने अपने पिंजरे ने, जो मोहनदास नैमिषारण्य की आत्मकथा है, उसने हिंदी पाठकों पर वो असर नहीं छोड़ा जो जूठन ने छोड़ा। इसकी क्या वजह है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जूठन लंबे समय तक दलित साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण रचना कैसे बनी रही। ओम प्रकाश वाल्मीकि सबसे महत्वपूर्ण रचनाकार क्या जूठन के माध्यम से ही बने या अन्य विधाओं में रचना करके भी। ये सच बात है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कई कहानी संग्रह संपादित किए हैं। उनकी कई कहानी संग्रह निकल चुके हैं, जैसे सलाम है, घुसपैठिए है, छतरी है। उनके कई कविता संग्रह है, जैसे बस बहुत हो चुका, सदियों का संताप और भी 1-2 संग्रह है। उनकी आलोचनात्मक किताब भी है, जैसे दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और मुख्य धारा और दलित साहित्य। कुल मिलाकर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लगभग सभी विधाओं में रचनाएं की, लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना जूठन ही मानी जाती रही और आज भी जूठन ही सर्वाधिक लोकप्रिय है। मेरी समझ से देश के तमाम विश्वविद्यालयों में जूठन पे, खासतौर पे हिंदी विभागों में रिसर्च हुआ है। दूसरे विभागों तक भी जूठन की पहुंच है। जूठन की इस लोकप्रियता का राज क्या है? आखिर जूठन को लोगों ने इतना पसंद क्यों किया? इस सवाल का जवाब स्वयं जूठन में छिपा हुआ है। इस तरह से इस मॉड्यूल के माध्यम से हम जूठन की लोकप्रियता की उस प्रक्रिया को समझ पाएंगे और साथ में दलित साहित्य के कई महत्वपूर्ण सवालों से भी जूझ पाएंगे। कहना चाहिए कि जूठन पर बात करना दलित साहित्य को समझने की एक पहली सीढ़ी है, एक महत्वपूर्ण कदम है जिस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। साथियों,
जूठन के प्रकाशन से पहले जो छिटपुट दलित लेखन है वो मराठी के प्रभाव में हिंदी में दिखाई तो पड़ता है, लेकिन उसका कोई ज़्यादा नोटिस नहीं लिया जाता। पहली बार जूठन के आने के बाद से मुख्य धारा के, तथाकथित मुख्य धारा के हिंदी अकादमिक जगत में एक नई हलचल, एक नया आलोड़न दिखाई पड़ता है। वो क्या है, वो कैसे हुआ? इसका संबंध इस बात से भी है कि स्वयं दलित साहित्य का उद्देश्य क्या है। दलित साहित्य की पूरे अस्मितावादी साहित्य में जगह क्या है। जब हम अस्मितावादी साहित्य कह रहे हैं तो हम उसमें आदिवासी साहित्य को भी शामिल कर रहे हैं जो एकदम नवीनतम है, और दलित साहित्य से पहले आ चुके स्त्रीवादी साहित्य को भी शामिल कर रहे हैं। अस्मितावादी साहित्य के माध्यम से पहली बार समाज के ऐसे तबकों के बारे में लिखा गया, बातचीत शुरू हुई जो अभी तक हाशिए पर थे। स्त्रियों, जो आधी आबादी है, उन स्त्रियों की ज़बान बंद रखी गई, उनको घरों की चार दीवारी में कैद रखा गया। कहने को तो मीरा ने पहली बार हिंदी साहित्य में आप कह सकते हैं कि अपनी आवाज़ उठाई और एक जगह बनाई, लेकिन मीरा के बाद ये क्रम टूटा हुआ दिखाई पड़ता है। मीरा के बाद कोई महत्वपूर्ण कवित्री या महत्वपूर्ण रचनाकार महादेवी वर्मा ही दिखाई पड़ती है, और मीरा और महादेवी के लेखन को समकालीन स्त्री विमर्श या नारीवादी लेखन अपनी पृष्ठभूमि में तो रखता है, मुख्य साहित्य में नहीं रखता, क्योंकि एक टूटी हुई कड़ी है। उन्होंने स्त्रियों के सवालों को उठाया, लेकिन आधुनिक विचारधाराओं के परिप्रेक्ष्य में नहीं। इसी तरह से दलितों के बारे में भी लेखन होता रहा। आप कबीर और रैदास को भी इसी परंपरा में रख सकते हैं, लेकिन कबीर और रैदास की चिंताएं उनके समय के अनुकूल है, और अब चूंकि परिस्थितियां बदली है, दलित साहित्य इन नई परिस्थितियों की उपज है। इसका अपना एक इतिहास है, अपना एक दर्शन है, अपनी एक समझदारी है। जैसा हम मानते हैं कि दलित साहित्य की विचारधारा अम्बेडकरवाद है, तो हम दलित साहित्य की समीक्षा करते वक्त, उसका मूल्यांकन करते वक्त भी अम्बेडकरवाद को भी ध्यान में रखेंगे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने दलितों के लिए लगातार संघर्ष किया, उन्होंने एक त्रिसूत्रीय नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मुझे लगता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन को समझने में भी ये त्रिसूत्रीय नारा बहुत मददगार साबित हो सकता है। जैसे जूठन की शुरुआत जहाँ से होती है, या जूठन का जो पहला पड़ाव है वो शिक्षा के लिए संघर्ष ही है। हम जानते हैं कि कोई भी विचारधारा, शोषण की कोई भी प्रक्रिया इसी वजह से जारी रहती है कि हम तार्किक रूप से सोच नहीं पाते, बाहरी समाजों के संपर्क में नहीं रह पाते, उनका ज्ञान नहीं होता हमको, और बदलाव की प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ रहने के कारण हम जो पुरानी चली आ रही परंपराएं हैं, रीतियां हैं, उनको आत्मसात करके जारी रखते हैं अपने जीवन में, उनको बदलने की कोई कोशिश नहीं करते। इसी का परिणाम होता है कि शोषण की प्रक्रियाएं जारी रहती है। और ये बात जितनी दलितों के बारे में सही है, उतनी स्त्रियों के संदर्भ में भी उनके ऊपर भी लागू होती है। तो दलितों को लगातार हजारों वर्षों से अशिक्षित रखा गया। स्वयं वेद शास्त्र इस बात का उदाहरण है कि दलितों को शिक्षा से वंचित किया गया, उनको बेदखल किया गया। वेदों में यहाँ तक की बातें कही गई कि अगर कोई शूद्र पढ़ता है तो उसकी जीभ काट ली जाए, अगर वो वेदों का उच्चारण सुनता है तो उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए। ऐसे माहौल में जब हजारों साल तक इतनी यंत्रणा, इतने प्रतिबंध किसी समाज पर लगा दिए जाएं, तो इसका परिणाम यही होगा कि उस समाज की चेतना कुंद हो जाएगी, और जिस गुलामी को वो हजारों साल से ढो रहा है, उस गुलामी की शुरुआत निश्चित तौर पर ताकत के बल पर हुई होगी।
लेकिन धीरे धीरे उस समाज ने उस गुलामी को आत्मसात कर लिया होगा, वो गुलामी उसको सामान्य लगने लगी होगी। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि किसी समुदाय के बारे में, क्योंकि अंग्रेज़ों के बारे में, भारतीयों के बारे में अंग्रेज कहते थे कि ये गंवार है, इनको हम सभ्य बनाना चाहते हैं। उसी तरह से सवर्ण हिंदू दलितों के बारे में कहते रहे कि असभ्य है, गंवार है, इनको रहना नहीं आता, ये साफ सुथरे नहीं रहते, इसलिए हम इनके ऊपर राज करते हैं, इसलिए हम इनको दास बना करके रखते हैं। और दलित भी इस बात को मानते रहे या इस बात के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर पाए। इसकी वजह यही है कि उन्होंने उस गुलामी को, चूँकि वो शिक्षा से वंचित रहे, इसलिए उस गुलामी को आत्मसात किए रखा। इसका परिणाम ये हुआ कि उसके खिलाफ बहुत कम आवाज़ें उठ पाई। और मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, दलितों की मुक्ति का इतना बड़ा आख्यान निर्मित किया, उसकी भी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ऐसी स्थितियां निर्मित हो पाई कि डॉक्टर अंबेडकर पढ़ पाए। वो बाहर गए, बाहर के देशों के और समाजों को उन्होंने देखा, बाहर के संविधानों का अध्ययन किया और मनुष्य की समानता के अधिकार की वकालत की। इसी वजह से डॉक्टर अंबेडकर यहाँ के दलितों के लिए काम कर पाए, उनको संगठित कर पाए और संविधान में उनके लिए अच्छे प्रावधान कर पाए। डॉक्टर अंबेडकर के इस प्रयास का प्रतिफल आज के भारतीय समाज में हम देख सकते हैं। और इस प्रक्रिया में स्वयं दलितों के भीतर एक नई चेतना का निर्माण शुरू हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि इस नई चेतना का जो दलितों के भीतर आई, जिसने उनका जीवन बदला, इस नई चेतना की शुरुआत शिक्षा से होती है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन पढ़ते हुए भी आप ये महसूस करेंगे कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और लेखक इसके लिए कितना संघर्ष करता है। चूँकि शिक्षा हमारी चेतना में बुनियादी बदलाव लाती है, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में मदद करती है, इसलिए यथास्थितिवादी समाज या समाज का ताकतवर हिस्सा हमेशा कमज़ोर तबकों को शिक्षा से रोकने की कोशिश करता है। जूठन में भी ऐसे प्रसंग भरे पड़े हैं जब ओम प्रकाश वाल्मीकि को शिक्षा से रोकने की कोशिश की गई। इसकी शुरुआत तो यहीं से हुई कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के एडमिशन के लिए मना कर दिया गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता को ये बात ना जाने कहाँ से समझ में आई कि पढ़ने लिखने से जाति सुधरती है, इसलिए वो लगातार इस बात की कोशिश करते रहे कि अपने बच्चे को बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा दिलाए। और उन्होंने पूरे गांव के नकारात्मक माहौल के बावजूद अपने बालक ओम प्रकाश को शिक्षा के लिए संघर्ष किया और अंततः उसको प्रवेश दिलाया। गांव वालों ने बहुत रोका, ऊंची जातियों वालों ने कहा कि कोई चूड़े का बच्चा भी पढ़ सकता है, और चूड़े अगर पढ़ भी लिए तो करेंगे क्या हो जाएगा उससे। क्योंकि गांव वाले इस बात को समझ रहे थे कि अगर एक नीची जाति का, एक दलित जाति का बालक पढ़ जाएगा तो निश्चित तौर पर शोषण की इस प्रक्रिया पर सवाल उठाएगा, इसलिए वो हर संभव कोशिश करते हैं कि उसको पढ़ने से रोका जाए। जब एडमिशन मिल जाता है, प्रवेश मिल जाता है, उसके बाद पूरे गांव का माहौल, सहपाठियों का व्यवहार और अध्यापकों का भी व्यवहार एकदम नकारात्मक होता है। वो पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे ओम प्रकाश को पढ़ाई से रोका जाए, उसकी पढ़ाई छुड़ाई जाए। जैसे बालक ओम प्रकाश के सहपाठी उनका बस्ता छीन लेते हैं, उनको पीट देते हैं, उनको गालियां देते हैं। इसी तरह से ओम प्रकाश के अध्यापक उनसे स्कूल में झाड़ू लगवाते हैं, उनसे तरह तरह के सवाल करते हैं, जैसे सुअर की कितनी सांटें खाई, अबे चूड़े के पढ़ के क्या करेगा। इस तरह की बातें की जाती है जिससे एक दलित बालक का मनोबल गिरे और दलित बालक किसी भी तरह से पढ़ ना पाए। पूरे के पूरा ग्रामीण माहौल और उस स्कूल का माहौल इतना दम घोंटू था, इतना
दलित शिक्षा के इतने विरोध में था कि और कोई शायद होता, और वास्तव में ऐसा होता भी है कि कोई भी दलित बालक ऐसे में स्कूल छोड़ करके चला जाता। आज हम जो ड्रॉप आउट के आंकड़े देखते हैं तो हम पाते हैं कि दलित समुदायों के बच्चे, वंचित समुदायों के बच्चे लगातार ड्रॉप आउट उनके यहाँ देखी जाती हैं, यानी वो कुछ कक्षाएं पढ़ करके स्कूल छोड़ देते हैं, पूरी पढ़ाई करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। इस ड्रॉप आउट की वजह इसी तरह की होती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को स्कूल का जो हैंडपंप था उसे पानी नहीं पीने दिया जाता, अगर स्कूल के हैंडपंप को छू लिया तो बवाल हो जाएगा। तो शिक्षा के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी है वो तो स्कूल में ही थी, निश्चित तौर पर उस गांव के माहौल में थी, जो लगातार रोक रहा था पढ़ने से और विपरीत परिस्थितियां पैदा कर रहा था। लेकिन स्वयं ओम प्रकाश वाल्मीकि के परिवार में भी शिक्षा के पक्ष में बहुत आप कह सकते हैं कि सहयोगपूर्ण या अनुकूल माहौल हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि दलितों का पारंपरिक पेशा, उनको ऐसे पेशे दिए गए जो समाज में हीन माने जाते हैं, ताकि उनके अंदर एक हीनता बोध पैदा हो और वो बराबरी की बात भी ना सोच पाए। बालक ओम प्रकाश को भी कई ऐसे कार्य कराए जाते हैं जिससे उसके अंदर हीनता बोध आए और वो पढ़ाई छोड़ दे। जैसे बीच में उसके पिता कहीं चले जाते हैं तो उसको एक बैल की खाल उतारने के लिए भेज दिया जाता है, जो उनका पारंपरिक पेशा था। उसको बलि देने के लिए भेज दिया जाता है, उसको खाल बेचने के लिए बाजार में भेज दिया जाता है। ये ऐसे घटनाएं थी जो एक बालक के दिमाग में बहुत गहरा असर छोड़ रही थी। लेकिन इन घटनाओं से विचलित हुए बिना भी ओम प्रकाश पढ़ते हैं, और उनको पढ़ने में शायद सबसे मददगार जो चीज़ होती है वो उनके पिता का बार बार ये कहना कि बेटा पढ़ो, पढ़ कर के जाति सुधारनी है। जाति सुधारने से क्या तात्पर्य है? जाति सुधारने से तात्पर्य है कि समाज में चली आ रही ऊंच नीच को खत्म करना और एक बेहतर जिंदगी की तरफ, एक समानता की जिंदगी की तरफ आगे बढ़ना। वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उसको प्राप्त करने का तरीका यही है कि शिक्षित बने, शिक्षित होकर के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो और फिर उस समानता की तरफ बढ़ें। पूरे दलित समाज का माहौल भी एक दलित की शिक्षा के अनुकूल नहीं था। हम जानते हैं कि गाँव में शहरों की तुलना में ज़्यादा अंधविश्वास है, और जो जितना अशिक्षित है उसके अंदर और ज़्यादा अंधविश्वास है। तो दलितों की बस्ती में जो अंधविश्वासों से घिरी हुई थी, जिसका आप बहुत अच्छा विवरण बाद में प्रोफेसर तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दैया में देख सकते हैं, उसकी कुछ झलक जूठन में भी दिखाई पड़ती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने उसका भी जिक्र किया है। कुल मिलाकर के जो जूठन का पहला हिस्सा है वो दलितों के लिए शिक्षा के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, इसका ब्यौरा प्रस्तुत करता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ऐसे प्रसंगों को चुना है जो एक दलित को शिक्षा के लिए संघर्ष की उस पूरी प्रक्रिया को समझाते हैं। इस प्रक्रिया में ये जानना भी दिलचस्प है कि अधिकांश लोगों के लिए अपना बाल्यकाल एक अच्छी याद की तरह होता है, और गांव में बिताया गया जीवन भी एक सुनहरी याद की तरह होता है। हमने ऐसी कविताएं पढ़ी हैं, आहा ग्राम्य जीवन, यानी गांव का जीवन भी कितना अच्छा है, या मेरा बचपन पर अक्सर निबंध पूछा जाता है। तो एक दलित के लिए बचपन ना सुखकर है और ना गांव का माहौल ऐसा है जिसके बारे में कहा जाए आहा कितना बढ़िया है। पूरे गांव का माहौल दम घोंटू है, जिसमें एक दलित बालक का
दम घुटता है। वो बड़ी मुश्किलों से उस विपरीत माहौल में, उस प्रतिकूल परिस्थितियों के माहौल में उससे निकल पाता है और शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ पाता है। इस प्रक्रिया में अध्यापकों द्वारा इतना तंग किया जाता है कि सेकेंडरी स्कूल में आकर के रसायन शास्त्र के प्रैक्टिकल में फेल कर दिया जाता है। यानी वो सारी कोशिशें जिससे कि एक दलित बालक अपनी पढ़ाई छोड़ करके अपने पारंपरिक पेशे में लग जाए और समाज की व्यवस्था बनी रहे, यानी यथास्थिति बनी रहे, ऊंची जातियों के लोग नीची जातियों का शोषण करते रहे और सब वैसे ही चलता रहे जैसे हजारों साल से चला आ रहा है। लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि इसके लिए संघर्ष करते हैं और वो पढ़ने का संकल्प लेते हैं। यहाँ उनकी आत्मकथा का पहला चरण, शिक्षा के लिए संघर्ष, समाप्त होता है। शिक्षा के लिए संघर्ष गांव के संदर्भ में, जब उनको रसायन शास्त्र के प्रैक्टिकल में फेल कर दिया जाता है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता तय करते हैं कि बच्चे को आगे देहरादून पढ़ाना चाहिए। इससे पहले वो मुजफ्फरनगर जिले के बरला गांव में, जो उनका पैतृक गांव है, वहाँ पर इससे पहले की पढ़ाई करते हैं और उनको कदम कदम पर जातीय उत्पीड़न झेलना पड़ता है। देहरादून आने के बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं और आत्मकथा भी एक नई दिशा में आगे बढ़ती है। शहर का माहौल और डॉक्टर अंबेडकर से परिचय, दो बुनियादी बदलाव थे जिन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि की ज़िंदगी को बदल करके रख दिया। ओम प्रकाश वाल्मीकि के एक मित्र थे, हेमलाल, उनकी मदद से स्थानीय पुस्तकालय में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर एक किताब मिलती है। ओम प्रकाश उसको पढ़ते हैं और उसके माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष से परिचित होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष से परिचय किसी भी दलित के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आज हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा पर बात कर रहे हैं और उससे एक प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा दलितों के मसीहा के रूप में मशहूर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनका जीवन संघर्ष प्रेरणादायक है। क्योंकि जब एक दलित बालक किसी दलित क्रांतिकारी, दलित योद्धा की जीवनी पढ़ता है तो वो उसमें खुद अपने जीवन को पाता है और अपने जीवन से संभावनाएं तलाशता है। यानी मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं अपने जीवन को कैसे बदल सकता हूँ। यही बात ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ डॉक्टर अंबेडकर के परिचय के बाद लागू होती है, उनके जीवन पर दिखाई पड़ती है। वो अपने अंदर एक बदलाव महसूस करते हैं, एक चिंगारी सी उनके अंदर महसूस होती है, बदलाव की चिंगारी, जो शोषण की उस पूरी प्रक्रिया को समझने में मददगार होती है। जब हम कहते हैं कि दलित चेतना, दलित साहित्य में दलित चेतना या जूठन में दलित चेतना, तो उस दलित चेतना से तात्पर्य क्या है? दलित चेतना दलित साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति भी है। यानी आपको दलित साहित्य को अगर समझना है तो दलित चेतना ही उसकी कुंजी है। वो दलित चेतना है क्या? दलित चेतना जाति और वर्ण आधारित समाज की शोषण की प्रक्रिया को समझने को ही हम दलित चेतना कहते हैं। एक व्यक्ति अगर जाति आधारित शोषण और उसकी पूरी प्रक्रिया को समझ लेता है तो समझना चाहिए, मानना चाहिए कि वो दलित चेतना की प्रक्रिया से गुजर रहा है और धीरे धीरे फिर इस चेतना के कई स्तर हैं, उन स्तरों को प्राप्त करेगा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के अंदर ये दलित चेतना के निर्माण की शुरुआत प्राथमिक शिक्षा से भले ही हो, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण चरण, महत्वपूर्ण पड़ाव डॉक्टर अंबेडकर के जीवन परिचय से माना जा सकता है।
जो एक पुस्तक के माध्यम से देहरादून आने पर मिलता है। दूसरा जो बदलाव है, जो हमने कहा शहर का माहौल, गांव की तुलना में शहर का माहौल ज़्यादा खुला होता है। देहरादून आने पर दूसरी बात हुई शहर का खुला माहौल। गांधी जी हमेशा कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, लेकिन उसी समय डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात का प्रतिरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर हमेशा गांवों के खिलाफ थे, क्योंकि गांव जाति और सामंती शोषण का केंद्र रहे हैं। अगर हम ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन को देखें जूठन के माध्यम से, तो उनके जीवन में भी ये बात दिखाई पड़ती है। देहरादून आने के बाद शहर के खुले माहौल में उनको शिक्षा के लिए अच्छा अवसर मिल पाता है और थोड़ा बहुत जो अपना खर्चा चलाने के लिए भी रास्ता दिखाई पड़ता है। वो ट्यूशन वगैरह करके और लकड़ियों की टाल पे काम करके अपना आजीविका चलाते हैं और इसी प्रक्रिया में उनका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चयन हो जाता है। यानी शहर के माहौल में आकर के बालक ओम प्रकाश के जीवन में बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं और दलित चेतना के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण चरण संपन्न होता है। दलित चेतना यानी फिर से मैं आपको याद दिलाऊं, शोषण की उस प्रक्रिया की समझ और उसके माध्यम से समानता के समाज का सपना। ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन में घटित होने की प्रक्रिया शिक्षा के लिए संघर्ष के साथ शुरू हो जाती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चयन के बाद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का जो रास्ता खुलता है, वो भी ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। उसको हम तीसरे हिस्से के रूप में देख सकते हैं। यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन का तीसरा महत्वपूर्ण भाग उनका महाराष्ट्र प्रवास है। जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उनका चयन होता है और अंबरनाथ बम्बई के छात्रावास में वो प्रशिक्षण करते हैं और बाद में चंद्रपुर में उनकी पोस्टिंग होती है। महाराष्ट्र जाना ओम प्रकाश वाल्मीकि के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। महाराष्ट्र की भूमि दलित आंदोलन की भूमि है। डॉक्टर अंबेडकर का अधिकांश जीवन संघर्ष महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए महाराष्ट्र में चेतना का स्तर भी उच्च है। महाराष्ट्र के पूरे माहौल में आप कह सकते हैं दलित चेतना कूट कूट के भरी हुई है। ओम प्रकाश वाल्मीकि उस चेतना को अपने अंदर महसूस करते हैं। वहाँ के साहित्यकारों के संपर्क में आके उनके माध्यम से दलित साहित्य की लेखन की शुरुआत करते हैं, विभिन्न आंदोलनों में हिस्सा लेते हैं और आप कह सकते हैं कि दलित समाज में हो रहे सबसे बड़े बदलाव के साक्षी बनते हैं। ये प्रक्रिया दलित पैंथर्स के आंदोलन के समय और स्पष्ट और तेज दिखाई पड़ती है। 1972 में महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ, जब अंबेडकरवाद और मार्क्सवाद को मिलाकर दलित पैंथर्स का एक आंदोलन शुरू किया गया। यानी तमाम गरीबों और वंचितों के सवाल को जोड़ा गया और उनकी मुक्ति के एक आख्यान निर्मित किया गया। उस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि उस आंदोलन से बड़ी संख्या में साहित्यकार भी सामने आए। जितने भी आंदोलनकारी थे, आज वो मराठी साहित्य के, न केवल दलित साहित्य के, बल्कि मराठी साहित्य मात्र के सबसे बड़े साहित्यकारों में शुमार किए जाते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने महाराष्ट्र प्रवास के दौरान इस पूरी प्रक्रिया को बहुत नज़दीकी से देख रहे थे, जिसका असर उनकी आत्मकथा पर, उनकी अपनी चेतना पर और उनके पूरे व्यक्तित्व पर दिखाई पड़ता है। वो भी विभिन्न आंदोलनों में शामिल हुए, नाटक मंडली का निर्माण किया, मेघदूत नाम की नाट्य संस्था बनाई, कई नाटकों में मंचन किया, कई पत्रिकाओं में जैसे निर्णायक भीम, अस्मितादर्श आदि पत्रिकाओं में लेख लिखे और एक दलित आंदोलन के योद्धा के रूप में खुद को तैयार किया।
जिसका असर उनके पूरे जीवन पर दिखाई पड़ता है। लेकिन महाराष्ट्र में रहते हुए भी, दलित पैंथर्स के आंदोलन को देखते हुए भी ओम प्रकाश वाल्मीकि को दलित आंदोलन के कई अंतर्विरोध भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे स्वयं जाति के भीतर जाति का सवाल, यानी एक जाति के ही अलग रूप हैं, वो एक दूसरे से खुद को ऊंचा नीचा समझते हैं, और स्वयं दलित समाज के अंदर जातियों में पदानुक्रम है, ऊंच नीच है। एक जाति खुद से दूसरी जाति से खुद को ऊंचा समझती है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दलित पैंथर्स के आंदोलन के असफल होने का भी यही कारण बताया है। उसमें जुड़े हुए लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और जाति आधारित फूट। लेकिन जूठन को जब हम दलित चेतना के निर्माण का दस्तावेज कह रहे हैं, तो ये अंतर्विरोध अपनी जगह पर है। दलित चेतना के निर्णायक मोड़ के तौर पर, एक निर्णायक कदम के तौर पर महाराष्ट्र के दलित आंदोलन और दलित पैंथर्स का खास तौर पर आंदोलन ओम प्रकाश वाल्मीकि के ऊपर अमिट छाप छोड़ता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक प्रेम के प्रसंग का भी अपने जिक्र किया है, जिसमें जाति के आगे प्रेम परास्त हो जाता है। सविता प्रसंग है। कुल मिलाकर के जूठन की महाराष्ट्र तक की कहानी दलित चेतना के निर्माण की कहानी है। इस प्रक्रिया में अंत में, आत्मकथा के अंत में, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक आत्मसंघर्ष, एक आंतरिक सवाल भी उठाया है, दलितों के सरनेम का सवाल। यानी दलितों के अंदर अपना जाति उपनाम छुपाने की प्रवृत्ति को लेकर के या बदल कर लिखने की प्रवृत्ति को लेकर के उन्होंने टिप्पणी की है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपना सरनेम या तो छिपाते हैं या बदल करके लिखते हैं, ताकि ऊंची जातियों के लोग भ्रम में रहे और वो उनको भी ऊंची जाति का मान ले। ओम प्रकाश वाल्मीकि इस विचार के खिलाफ हैं। वे मानते हैं कि जातिगत सरनेम छिपाने से या बदलने से जाति खत्म नहीं होगी। इसको स्वीकार करना होगा और जाति मुक्ति के लिए संघर्ष चलाना पड़ेगा। और वो संघर्ष कैसे चलेगा? दलित चेतना अपने अंदर विकसित करनी होगी और दलित मुक्ति के लिए लड़ना होगा, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। अब अगर आखिर में हम इस आत्मकथा के महत्व की बात करें, तो इस आत्मकथा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही है कि एक साहित्यिक कृति होने के साथ साथ एक सामाजिक बदलाव की कृति भी है। सदियों से वंचित तबके को पहली बार एक ऐसा दस्तावेज मिलता है जो एक दलित के जीवन में बदलाव की कहानी कहता है। यानी हम कोई रचना पढ़ते हैं तो रचना, ज़्यादातर रचनाएं गल्प होती है, कल्पना होती है, और हम उसको आनंद की वस्तु समझ करके पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन जब हम एक दलित का जीवन संघर्ष पढ़ते हैं तो उससे प्रेरणा लेते हैं, खासतौर पर दलित समुदाय के लोग। उनको ये संभावना दिखाई पड़ती है कि अच्छा, जीवन में ऐसा भी हो सकता है, इतना बदलाव भी हो सकता है। एक सबसे नीची जाति का समझे जाने वाला व्यक्ति इतना बेहतरीन स्थिति को पा सकता है, अपने जीवन में इतने बदलाव कर सकता है। और दलित ही नहीं, मैं बहुत सारे सवर्णों का भी साक्षी हूँ जो कहते हैं कि जूठन पढ़ने के बाद वो कई रातों तक सो नहीं पाए। जूठन ने उनके दिलो दिमाग को झकझोर कर रख दिया। यही इस आत्मकथा की सफलता है। यानी ये आत्मकथा जाति व्यवस्था की सड़ांध से हमको परिचित कराती है और हमारे अंदर ये भाव पैदा करती है कि जाति व्यवस्था बहुत खराब चीज़ है, उसका जल्दी से जल्दी खात्मा होना चाहिए।
एक और बड़ी दिलचस्प बात है इस आत्मकथा में। सामान्य तौर पर दलित साहित्य के बारे में कहा जाता है कि दलित साहित्य आक्रोश का साहित्य है, घृणा फैलाता है, नफरत फैलाता है। जब जूठन पढ़ेंगे तो आपको पाएंगे कि उसमें घृणा और नफरत का भाव नहीं दिखाई पड़ता, बल्कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ऐसे सवर्णों की भी पहचान की है जिन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि को आगे बढ़ने में मदद की। आपने उन सहपाठियों की, उन अध्यापकों की, उन मित्रों की चर्चा की है जो ऊंची जातियों के होने के बाद भी हमेशा मददगार रहे। यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि का विजन बड़ा विस्तृत है। आप अपने लेखन में अगर ऐसे लोगों को बाहर निकाल दें, आप कल्पना करें कि ये सारे पात्र जूठन में नहीं होते, तो इससे लगता है कि इसके लेखक का विजन सिर्फ यही है कि दलितों का राज हो, दलितों का शोषण खत्म हो, लेकिन सवर्णों के लिए उसमें कोई जगह ना हो, ऐसी व्यवस्था बने। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा पढ़ करके लगता है कि नहीं, सभी इस समाज में रहेंगे, अच्छे सवर्णों को हमें साथ लेना होगा, प्रगतिशील लोगों को हमें साथ लेना होगा और एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो बराबरी पर आधारित हो, जिसमें जाति के आधार पर नहीं, व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर उसका स्थान तय हो। कुल मिलाकर ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन दलित साहित्य का एक दहकता हुआ दस्तावेज है। दलित चेतना के निर्माण की कहानी कहने का एक सबसे सशक्त माध्यम बना है। इसका एक केंद्रीय प्रसंग है जूठन से जुड़ा हुआ। जब सुखदेव सिंह तगा के बेटी की शादी में ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ जूठन समेटने के लिए जाती है तो सुखदेव सिंह उसका अपमान करता है और उस अपमान के बदले में वो उसका प्रतिरोध करते हुए ओम प्रकाश की माँ उस दिन से जूठन का खात्मा करती है, जूठन की परंपरा खत्म हो जाती है। इसी तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि के विवाह के वक्त सलाम की प्रथा तोड़ी जाती है और ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता कहते हैं कि बेटा तुम्हें स्कूल भेजना सफल हो गया। ये ऐसे प्रसंग है जो कोई गढ़े हुए प्रसंग नहीं है, बाहर से भरे हुए प्रसंग नहीं है, वास्तविक जीवन के प्रसंग है जिससे एक पाठक प्रेरणा ले सकता है, अपने जीवन को बदल सकता है। किसी भी मुक्तिकामी साहित्य का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि पाठक ही महसूस करे कि ये मेरा जीवन है और मैं अपने जीवन को इस तरह से बदल सकता हूँ। ये बदलाव की संभावनाओं से युक्त साहित्य है। निष्कर्ष रूप में अगर हम कहें तो जूठन, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि के शुरुआती 35 वर्षों का जीवन है, एक शुरुआती दलित आत्मकथा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये विभिन्न चरणों के माध्यम से दलित चेतना के निर्माण की कहानी कहती है। जैसे दलित चेतना के निर्माण का सबसे पहला पड़ाव एक दलित बालक के लिए शिक्षा के लिए संघर्ष है। शिक्षा के लिए संघर्ष के वक्त उनको कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कैसे स्कूल और गांव का माहौल प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करता है, और इसी सब के बीच एक दलित बालक के पिता की समझदारी कि शिक्षित होने से जाति सुधरती है। उस जाति के सुधरने के सवाल को ओम प्रकाश वाल्मीकि ने काफ़ी गहराई से उठाया है। इसका दूसरा चरण शहर में आना और डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से परिचित होना। इसका तीसरा चरण ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चयन और आर्थिक आत्मनिर्भरता का रास्ता खोलना। और इसका चौथा चरण आंदोलन की भूमि महाराष्ट्र में विभिन्न आंदोलनों से जुड़ना और दलित पैंथर्स जैसे बड़े आंदोलन में भागीदारी करना। इसका पांचवा और आखिरी चरण दलित साहित्यकारों के संपर्क में आकर स्वयं दलित साहित्य की रचना करना और उस चेतना को भावी पीढ़ियों को प्रेषित करना जो विभिन्न आंदोलनों से ग्रहण की, जो अपने अनुभवों से ग्रहण की, उस चेतना को अगली पीढ़ी को सुपुर्द करना। और इसी प्रक्रिया में लेखक का आत्मसंघर्ष भी सामने आता है, विभिन्न सीमाएं भी लेखक की सामने आती है
लेकिन कुल मिलाकर के निष्कर्ष तौर पे हम कह सकते हैं कि दलित चेतना के निर्माण की दृष्टि से जूठन एक सफल आत्मकथा है, और जिसको भी दलित साहित्य में या हिंदी साहित्य मात्र में रुचि है उसको ज़रूर जूठन पढ़नी चाहिए। दलित साहित्य को समझने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और दलित चेतना के निर्माण की प्रक्रिया को समझने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।